फिर मेरे को समझ में आया मैं अभी भी कुछ गलती कर रहा हूँ कि मेरे को कोचिंग में करना क्या है, कोचिंग को करा कैसे जाता है और आपको क्या फुल फोकस रहना है, आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है कि पूरा कोचिंग पे ध्यान देना है। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है मेरे पास। काफी लोग ये कहते हैं कि लास्ट के 15-20 दिन में मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए। अगर मैंने करा तो मेरे जो 1-2 महीने बचे हम नीट में, ये भी मेरे बर्बाद होंगे और मेरा स्कोर बूस्टअप नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि आप एक नीट की प्रिपरेशन कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लासरूम में बैठे हुए हैं एंड उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट की 1 से 2 दिन पहले भी डेथ हुई है एंड अभी आप उस झटके से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। तो उसी समय वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपके टीचर की क्लासरूम में एंट्री होती है और वो आपसे कहते हैं कि इस चीज़ से डिमोटिवेट मत हो, इस चीज़ से मोटिवेशन लो। अभी अभी आपकी एक मेडिकल सीट बढ़ गई है, आपका कॉम्पिटिशन कम हुआ है। तो क्या आपको ये बात सुन के झटका लगा? मुझे भी वहाँ बैठे हुए इस क्लासरूम में बिल्कुल आपकी तरह झटका लगा था एंड उसी समय मेरा एक ये सब सुनकर मेरे मन में कोचिंग के लिए एक चीज़ मेरे माइंड में आ गई कि भाई इनके लिए बस हम एक मेडिकल सीट है, इनको तो ये लग रहा है कंपटीशन कम हो गया, मेडिकल सीट बढ़ चुकी है। बट ये सब सुनकर मेरा एक तरीके से कोचिंग में थोड़ा विश्वास सा उठ गया था। तो मेरी तरह आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इन कोचिंग के चक्करों में पढ़कर ना आप अपनी सेल्फ स्टडी सही से कर पा रहे, ना आप अपने स्कूल को बैलेंस कर पा रहे, आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे और आप 250 नंबर मॉक टेस्ट में लाने के बाद ये सोच रहे हो कि आप 1 महीने में कैसे आप एक अच्छा मेडिकल कॉलेज रैंक कर सकते हो, मतलब उसमें आपका एडमिशन हो सकता है और अपने डॉक्टर बनने के सपने को आप पूरा कर सकते हो। तो मैं वंशज सक्सेना, मेरे भी आपकी तरह कोचिंग में 250 नंबर आते थे एंड वहाँ से लास्ट के 1 महीने में मैंने सेल्फ स्टडी करके कैसे अपने मार्क्स को 250 से इतना बूस्ट किया कि मेरे को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और मैंने अपने डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा किया। तो सबके मन में हमेशा से आता है, पहली बात तो बचपन से ही रहता है, सब आपके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। बट जो मेन आपका सपना आता है, आपका एम जब आप डिसाइड करते हो कि आपको डॉक्टर बनना है। मेरी जो ये शुरुआत हुई बेसिकली जब मैं 9th क्लास में था, तो मेरे को अस्थमा अटैक आया था एंड उस समय जहाँ मैं रहता था इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी थी नहीं। तो जिन डॉक्टर्स के पास हम गए थे वहाँ पे मेरा चेकअप अच्छे से नहीं हो पाया एंड उस समय मेरे जो ऑक्सीजन लेवल से लगभग 40-50% थे, ना इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी ना कुछ था। मेरे पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने सुबह डिसाइड किया कि एक अच्छे हॉस्पिटल पे मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। वहाँ मैं शिफ्ट हुआ एंड वहाँ पे मैं 10 से 15 दिन में आईसीयू में रहा एंड मैंने जो डॉक्टर्स की टीम देखी जो मेरे ऊपर काम कर रही थी, मेरी जान बचाने के लिए वो हर एक काम कर रही थी। मेरे को वहाँ देखकर लगा कि मुझे भी इनकी तरह कुछ करना है, क्योंकि वो लोग जान बचा रहे हैं। सब कहते हैं डॉक्टर्स जान बचाते हैं, पर उन्होंने मेरी जान बचाई। मैं उससे निकल के आया। तो मेरे को लगा ये लोग, अगर मेरे पास लाइफ में मेरे पास चांस है कि मैं इनकी तरह बन सकता हूँ, लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, तो मैंने कोशिश करी कि मैं भी इनकी तरह डेफिनेटली एक डॉक्टर बनूं। एंड 9th क्लास वो जब था जब मैं हॉस्पिटल से निकला था, यहाँ पे मैं डिस्चार्ज हुआ था, जब मुझे यहाँ पे लगा कि हाँ अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू करूँगा और मुझे डॉक्टर बनना है। एंड मेरे पेरेंट्स ने इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर है नहीं। तो उन्होंने बोला डेफिनेटली अगर तुम इसके लिए एम कर रहे हो तो मेहनत करो और तुम्हें डेफिनेटली इसका अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 10th में मेरे 97.2% आए थे। इट वॉज अ डिसेंट स्कोर, मतलब अच्छा स्कोर था मेरे लिए कि हाँ मेरे अच्छे परसेंटेज आए। एंड फिर जो मेरी कहानी स्टार्ट हुई वो क्लास 11 से स्टार्ट हुई। ये क्लास 11th में सबसे पहला स्टेप, अगर आप यहाँ पे डॉक्टर बनने की सोच रहे हो, आपको मेडिकल एमबीबीएस करना है, तो आप क्या करोगे? आप ज्वाइन करोगे कोचिंग। तो सबकी तरह मैंने भी, भाई मेरे पेरेंट्स ने कहा भाई कोचिंग ज्वाइन करो, सबका नाम है भाई, ठीक है भाई कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो मैंने भी कोचिंग ज्वाइन कर ली कि भाई कोचिंग ज्वाइन कर लेते नीट के प्रिपरेशन के लिए। एंड 11th, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पूरा 11th यही समझने में लग गया कि मेरे को कोचिंग में करना क्या है। एंड ये मुझे एहसास हुआ 12th के इनिशियल डेज में कि भाई कोचिंग को करा कैसे जाता है और आपको क्या फुल फोकस रहना है, आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है कि पूरा कोचिंग पे ध्यान देना है। एंड 11th में सबसे बड़ी जो मेरे पास दिक्कत आई, मुझे सेल्फ स्टडी, मुझे अपने स्कूल, मुझे अपनी कोचिंग, इन तीनों को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि वहाँ पे मैं आपको, मेरे काफ़ी लोगों के लिए ये पॉजिटिव साइड्स होते हैं, कोचिंग पॉजिटिव इफेक्ट भी देती है काफ़ी, मुझे जो लगता है मेरे लिए थोड़ा नेगेटिव रहा। अब मेरे लिए क्यों नेगेटिव रहा, कुछ मेरे पास इसके लिए आपके 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कि वही वहाँ पे एनसीईआरटी फोकस चीज़ें नहीं होती, क्योंकि अगर उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या है, 10 लोग हैं अगर आपके पास, तो उन्हें ये है कि अगर आप वहाँ जा रहे हो, आप उन 10 लोगों में से हो, तो उन 9 लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप एक इंस्टीट्यूट से आ रहे हो, आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। तो ये होता है एक ब्रांड बनाना। तो यहाँ पे उनको बस ये दिखाना है कि आप बाकी 9 लोगों से आप कैसे अलग हो, क्योंकि जब भी तो उनका नाम होगा इस चीज़ में। तो एनसीईआरटी थोड़ा फोकस्ड कम रहता है। एंड मैं आपको बताऊं, कोचिंग जस्ट एक लाइफ जैकेट की तरह होती है। लाइफ जैकेट में कहीं नहीं लिखा कि वो आपको सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, बस वो आपको डूबने से बचाएगी कि हाँ आप डूबोगे नहीं, आप कंपटीशन में बने रहोगे, बट इसका कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है। वो गारंटी लेते भी नहीं इस चीज़ की कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो जो बोर्ड्स होते हैं आप उसको देख के आप वहाँ पे एडमिशन लेते हो, बट डेफिनेटली कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज़ की, मतलब आपका वहाँ पे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होगा।
तो ये चीज़ कोई गारंटी नहीं होती। तो मेरे को यही लगता है कि मेरे लिए एक तो ये रहा कि एनसीईआरटी पे फोकस नहीं होते, उनके सेपरेट मॉड्यूल्स होते हैं जिसके ऊपर वो काम करते हैं। तो जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके, वो काफ़ी हाई लेवल होते हैं, क्योंकि उन्हें डेफिनेटली एक लेवल अप ही करना है, और उनके अकॉर्डिंग, उसी मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स भी होते हैं, उनके जो अंदर आपके इंटरनल एग्जाम्स चलते हैं। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट भी देखो, मान लो आपने 11th में, जैसे मैंने ज्वाइन करी थी आपकी अपनी कोचिंग, आपने स्कूल किया 2-3 बजे तक, उसके बाद 1 घंटे बाद आप कोचिंग गए। वो कोचिंग में आपको कोई ए टॉपिक पढ़ाया, आप रात में आओगे, आप उस ए टॉपिक को पढ़ोगे और उसको उसके क्वेश्चंस करोगे, फिर अगले दिन वो बी टॉपिक पढ़ाएंगे, तीसरे दिन सी टॉपिक पढ़ाएंगे। तो क्या होगा, आपके नए नए टॉपिक्स ऐडअप होते जा रहे हैं, बट आपका यहाँ पे रिवीजन नहीं हो पा रहा। ए और बी टॉपिक गया, समझ रहे हो, तो आपका रिवीजन नहीं हो पाया। सेम मेरे साथ हुआ, मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी कोचिंग के थ्रू, मैं बैलेंस चीज़ों को नहीं कर पा रहा था, इसलिए मेरी 11th थोड़ी ठीक ठाक ही रही है, इतनी 10th के कंपेरिजन में इतनी कुछ खास नहीं रही, क्योंकि मुझे पूरा 11th यही समझने में लग गया कि कोचिंग करी कैसे जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मुझे कोचिंग की लगी, कि जैसे वहाँ डाउट सॉल्विंग के आपके कुछ लेक्चर्स होते हैं, तो काफ़ी लोग डाउट सॉल्विंग के लेक्चर्स में जाते हैं, मैंने भी भाई अटेंड किए हैं, हाँ मैंने 4-5 अटेंड करे थे डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स। एंड वहाँ पे यही होता है, आपने क्वेश्चन उन्हें बताया कि सर मेरे को ये बता दो, उन्होंने सॉल्व किया 2 मिनट के अंदर, जितना नीट में टाइम लगता है क्वेश्चन को, बिना समझाए कि इसको ऐसे करना, ये आपका आंसर आ गया। अब आपके साथ आप अकेले नहीं हो, वहाँ पे कोचिंग है तो बच्चे तो होंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, 3-4 लोग साइड में बैठे हैं, वो देख रहे हैं, हाँ हाँ सर समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है वहाँ पे, अब आपसे पूछ रहा आगे समझ में, तो आप उनके सामने ये तो बोल नहीं सकते कि नहीं आया, क्योंकि इमेज बिल्डिंग वाली बात भी होती है कि अब कल अगर आपने बोल दिया वहाँ पे कि मेरे को नहीं समझ में आया, तो कल आप जब क्लास में जाओगे तो आपको सब ये इसी उससे देखेंगे कि भाई इसको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, मतलब ये वीक स्टूडेंट है, आपसे कोई इतने बात, क्योंकि वहाँ पे इमेज बिल्डिंग का होता है बहुत ज़्यादा। तो मेरा भी यही था, मैं ही बोल देता था हाँ सर आगे सर समझ में, जबकि वही सॉल्यूशन में फोटो खींच के लाता था, घर पे देखता था कि भाई क्या करा है इन्होंने, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप डाउट सॉल्विंग का, अगर आपको सच में सॉल्व हो रहे हैं आपके डाउट्स वहाँ पे, आप इमेज बिल्डिंग के चक्कर में नहीं हो, आपको नंबर बढ़ाने टीचर के सामने, क्योंकि भाई नीट है, आपको एंड ऑफ द डे 2 साल बाद कोचिंग आपके टीचर्स नहीं पूछेंगे आपसे आके कि आपका हो गया है सिलेक्शन, उनको कोई मतलब नहीं आज से आपसे, उनको बस 2 साल स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, आप जैसे अगले अगले साल एक और बैच आएगा वो पढ़ाते रहेंगे। आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना। आज की डेट में इंटरनेट पे हर एक डाउट सॉल्व हो जाता है, आपको हर एक चीज़ का आंसर मिलता है। तो अपने आप को एनालिसिस करो कि हाँ मेरी इसमें कहाँ कमी रह गई, टीचर बस आपको सॉल्यूशन बता सकता है। तो मेरा ये चीज़ रहा कि हाँ मेरा वहाँ टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ उस चीज़ में कोचिंग के लिए। 12th के इनिशियल डेज़ में जो कोविड के समय हमारा उस समय कोविड का सिचुएशन थी, तो उस समय क्या हुआ था, 1 मंथ का गैप था जहाँ कोचिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो उस 1 मंथ के गैप में मैंने खुद कोशिश करी कि भाई कोचिंग नहीं है, स्कूल भी अभी बंद है, ऑनलाइन सब और भी ऑनलाइन, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कोविड के चक्कर में। तो मैंने खुद अपना सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया उस 1 मंथ में, इनिशियल 12th के बाद बता रहा हूँ मैं आपको। तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि जब कोचिंग स्टार्ट हुई तो मेरे मॉक टेस्ट में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आ गया। मैं समझ गया था कि मेरे को क्या करना है, मेरे को सेल्फ स्टडी एनसीईआरटी फोकस रहना है, कौन से मॉक टेस्ट करने, क्या करना है, मेरे को सब समझ में आ गया था। बट जब कोचिंग दोबारा स्टार्ट हुआ, मेरे स्कोर फिर कम होता गया, क्योंकि मैं फिर उसी फ्लो में कोचिंग के आ गया, जैसे 11th में था, बैक टू नॉर्मल हो चुका था सब, ठीक है। बट लास्ट के 1 मंथ प्रायर अगर मैं बात करूँ नीट के, मुझे समझ में आया कि हाँ 1-1.5 महीने पहले कि भाई मेरे को, मैंने 2-3 महीने पहले कोचिंग ड्रॉप कर दी थी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, तो अगर मैंने करा तो मेरे जो 1-2 महीने बचे अब नीट में, ये भी मेरे बर्बाद होंगे और मेरा स्कोर बूस्टअप नहीं हो पाएगा। मैंने उस 1 मंथ में कोचिंग को ड्रॉप लिया एंड मैंने कोशिश करी सेल्फ स्टडी करने की। भाई मैं सेल्फ स्टडी कितना कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 1 मंथ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है मेरे पास। मैंने क्या किया था, वो कोचिंग का समय वो वापस से फ्लो हो गया, इसलिए मैं थोड़ा अपनी डायरेक्शन से अलग चला गया, इसलिए मेरा स्कोर कम हुआ। बट मैंने कोशिश करी उस 1 मंथ में कैसे सेल्फ स्टडी करूँ। आई वॉज वेरी फोकस्ड कि मैं एनसीईआरटी मैं डेफिनेटली पूरी अच्छे तरीके से करूँगा। और सबसे बड़ी बात कि मैंने हर दिन मॉक टेस्ट देने का डिसीजन लिया कि हाँ, एक और बात रहती है कि आप जब आपके पेरेंट्स आप पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी पढ़ाई पर, तो आपको उनको एक डेफिनेटली एक रिजल्ट देना है। तो अगर आप मॉक टेस्ट दोगे, तो मेरा भी यही था, देखो मेरे मम्मी थोड़ी चिल है, बट पापा हाँ कि थोड़ा उनको ये रहता है कि भाई कितना तुम्हारा स्कोर आया, क्या स्कोर आया। तो मेरे को डर रहता था कि मैं मॉक टेस्ट कम देता था इस चक्कर में पहले, जो मैं 1 मंथ के पहले बता रहा हूँ, है ना, कि मैं सोचता था कि वो पूछेंगे स्कोर, मैं फिर बताऊँगा अभी 200-300 स्कोर आ रहा है, तो उन्हें अजीब लगेगा। पर मैंने लास्ट में डिसाइड कर लिया कि भाई चाहे कुछ भी हो, क्योंकि पापा, अगर मैं उनको बताऊंगा अपनी बात कि मैं क्या इस समय किस सिचुएशन से जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली उस चीज़ को समझेंगे। तो मैंने उनको लास्ट में 1 मंथ पहले बताया कि पापा देखो मेरे साथ दिक्कत आ रहा है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ में, मेरे को ऐसे एक कुछ जो मॉक टेस्ट देते देते आपको ये भी लगता है कि सब छोड़ दो, स्कोर नहीं आता तो छोड़ो, मेरे बस की नहीं हो रहा। तो मैंने बोला, एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि मैं रोया था इस बात पर कि मेरे से नहीं हो पाएगा, पर पापा और मम्मी ने मेरे को सपोर्ट किया। पापा ने मेरे को इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम अपना बेस्ट ट्राई करो, तुम हर दिन मॉक टेस्ट दो, मैं नहीं पूछा तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है, अगर तुम अपना बेस्ट दे रहे हो उसको एनालिसिस करो, अपने डाउट्स एक जगह कलेक्ट करो, और उससे अगर इंप्रूवमेंट आया तो तुम्हारा ही फायदा होगा। मैं देख लूँगा जब तुम्हारा नीट होगा, उसके बाद बात करेंगे कि क्या करना है आगे, पर पहले तुम्हें सिर्फ ये फोकस रहना है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है। पेपर के 1 महीने पहले मैंने हर दिन मॉक टेस्ट एक सॉल्व किया है, चाहे मेरा कितना ही स्कोर आया हो। मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट में 250 आया, फिर 270 आया, 300 आया, हाँ उसके बाद कॉन्स्टेंट हो गया, सबका एक स्कोर एक बार में कॉन्स्टेंट हो जाता है। फिर मेरे को समझ में आया मैं अभी भी कुछ गलती कर रहा हूँ,
अब मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ कि मैं हर बार वही गलतियाँ कर रहा हूँ सेम सेम जो मैं पहले मॉक टेस्ट में कर रहा हूँ। बस ये है कि इस बार थोड़ा लेवल आसान आ गया तो मेरा 10-20 नंबर बढ़ गए, पर 10-20 नंबर से कुछ नहीं होता, आपको स्कोर बहुत अपना इंप्रूव करना पड़ेगा। तो मेरी फैमिली ने इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया कि हाँ, उन्होंने रिसर्च करी इस बात पे कि रियलिस्टिक अभी क्या चीज़ है, मतलब अब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है मेरा, जो मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच होगा वही मेरे को अच्छा कॉलेज दिलाएगा। अब मैं जितना मेरा स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में, मेरा कितना आ रहा था 280 आ रहा था, 290 आ रहा था, मुझे पता है मैं कितना ही बूस्ट कर लूँगा, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मुश्किल है मेरे लिए। बट इस चक्कर में मैं अपने 2 साल वेस्ट करके अपना ये सपना तो छोड़ूंगा नहीं कि मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है। मेरे पापा का, मम्मी का, सबका यही सपना है कि डॉक्टर बने, कोई नहीं चाहता कि फेल हो जाए या फिर आपका नीट क्रैक ना हो पाए, आपका एडमिशन ना हो, सब यही चाहते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर बनो। तो मेरे पापा मम्मी का भी ये अप्रोच था कि उन्होंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि अब रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, मैं 250 280 से कितना बेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ मेरे को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पापा ने रिसर्च करके मेरे को एक, हाँ, कि मेरे को एक टारगेट सेट किया कि हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि तू 600 ला या 650 ला या 700 ला, मुश्किल है ये। अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि हाँ थोड़ा ये चीज़ जो रियलिस्टिक है, तो इससे बच्चा थोड़ा डिमोटिवेट भी, मैं भी डिमोटिवेट पहले हो जाता था, पर जब मेरे पापा मम्मी ने लास्ट में समझा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी, बट एक रियलिस्टिक अगर अप्रोच में लगाऊँ तो इतना स्कोर आ जाएगा कि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए और मैं डॉक्टर बनने का सपना अपना पूरा कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरी जो बायो का स्कोर था थोड़ा मेरा कम आ रहा था, मेरा लगभग आ रहा था बायो का स्कोर 180 190 आ रहा था उस समय। तो मैंने कहा ठीक है, फिजिक्स के कंपैरिजन में और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बायो का स्कोर मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में 50 या 60 मार्क्स इंप्रूव करना भी बहुत बड़ी टारगेट होता है। आपको बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे चैप्टर सबके जो वीक होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जब 50-60 मार्क्स इंप्रूव होंगे बहुत आपका बड़ा टारगेट हो जाता है वो, है ना। पर बायो की बात करूँ, आप बायो में 190 से 300 प्लस अगर आपका स्कोर आ गया तो आप देख रहे हो कितना इंप्रूव आ गया। 110 मार्क्स का 120 मार्क्स का भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो अगर आप बायो भी अच्छे से इंप्रूव कर लो। तो भाई मैंने यहाँ पे ठान लिया था कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे को अपनी बायो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, और नीट में जब मैंने एग्जाम दिया तो सबसे पहले बायो करा, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। मुझे पता है मेरा फिजिक्स थोड़ा सा वीक है, मेरा उसमें स्कोर दिक्कत है, तो मैंने क्या किया, बायो एंड केमिस्ट्री पे मैंने ध्यान देने की कोशिश करी अपने। बायो में 190, फिर 200, फिर 250, फिर 310 320 तक भी मैं पहुंचा। जब मुझे लगा हाँ मेरा अब स्कोर बूस्ट हो रहा है मॉक टेस्ट में, वो मैंने कैसे किया मैं आपको अभी स्ट्रैटेजी बताता हूँ बायो के लिए, जैसे मैंने कोशिश करी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने मॉड्यूल्स को सबसे पहले कोचिंग के साइड में रख दिया कि भाई इनके इतने सारे जो मॉड्यूल्स हैं इनका तो कोई मतलब है नहीं, अब चुपचाप इन्हें साइड में रखो, एनसीईआरटी उठाओ। मैंने एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मैंने देखा कि ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली 95% क्वेश्चन बायो के एनसीईआरटी से ही आते हैं। बाकी बचे 4-5 क्वेश्चन वो आपके बाहर से आते हैं, वो बाहर से थोड़ा घुमा के आते हैं, इतना कोई बाहर से नहीं आता। और अगर आप उन 4-5 क्वेश्चंस के लिए मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो तो आपके जो 95 जो परसेंट आपके क्वेश्चन है वो आपके गलत हो जाएंगे उन 4-5 क्वेश्चन की वजह से। तो मैंने ये डिसाइड किया मैं फुल बायो सेंट्रिक हो जाऊंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ बायो पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। केमिस्ट्री फिजिक्स मेरे साथ चल रहा था, बायो मैंने हाईलाइट की चीज़ें, मैं ज़्यादा हाईलाइट पे वैसे विश्वास रखता नहीं था, बट मैंने जब कोशिश की कि हाँ मैं सिर्फ वो वर्ड्स देखूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मेरा मॉक टेस्ट जब मैं हर दिन देता था, मेरे बायो में 190 स्कोर आया मान लो, तो मैंने क्या किया, मैंने देख लिया ओके ये मेरी लाइन्स गलत हुई, मैंने उन अपनी एक अलग से डाउट सॉल्विंग यहाँ पे डाउट नोटबुक बना ली बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। मैंने उसमें सीधा क्वेश्चन आंसर लिख लिया, जैसे नर्सरी वाला बच्चा करता है, क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन फिर आंसर। मैंने ये कोशिश करी कि भाई मेरा क्वेश्चन गलत हुआ ये वाला, मैंने क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा और देख लिया इसका क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि वहाँ से मेरे को ना और 3-4 क्वेश्चन जो आने वाले मॉक टेस्ट में वो भी सही हो सकते हैं, क्योंकि मुझे वो टॉपिक क्लियर हो गया। मेरे मान लो 40 क्वेश्चन गलत होते हैं, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ ऐसे में, है ना, बट उसमें अगर मैं 40 के 40 टॉपिक पढ़ने गया मेरा टाइम वेस्ट होगा उसमें। मेरे पास इतना टाइम है नहीं एक महीने में, जैसे आप अभी सिचुएशन में ना, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में अभी था। मेरे को ये था कि मुझे अपना स्कोर बूस्ट करना है, मेरे को नहीं सुननी किसी की, मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने स्कोर बूस्ट करना है, मेरे को अपने पे ध्यान देना है। तो मैंने यही कोशिश करी मैं अपनी सेल्फ स्टडी से कैसे ध्यान दे सकता हूँ। मैंने उन्हीं लाइन्स को पढ़ा, उसी डाउट नोटबुक की वजह से मैं हर एक मॉक टेस्ट देने से पहले मैं उस डाउट नोटबुक को रिवाइज करता था। और बाकी बचा टाइम, मान लो 24 घंटे होते हैं दिन में, आप 12-13 घंटे भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, लास्ट के मंथ में तो आप इतने पढ़ ही रहोगे जितना भी पढ़ो आप। अगर आप कम पढ़ रहे हो तो आप क्वालिटी भी ध्यान दो, क्वांटिटी भी ध्यान मत दो। दिखावे कि ये नहीं है कि आप 14-14 15-15 घंटे पढ़ रहे हो पर उसका कोई वो नहीं हो रहा। 3 घंटे मैं मॉक टेस्ट देता था, उसके बाद मैं 1-2 घंटे एनालिसिस में लगाता था, अपनी डाउट नोटबुक में लिख रहा हूँ सारी चीज़ें कि भाई मैंने क्या गलत किया। मुझे पता है एक टाइम वेस्ट हो सकता है, आपको लगता होगा टाइम वेस्ट है कि डाउट नोटबुक बना रहे हो ये सब वो सब, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, बट इसका लिटरली फ़ायदा होता है। मेरे को बहुत फ़ायदा किया अपने स्कोर बूस्ट। मैं जो अपना बायो में 190 से 200 250 300 तक पहुंचा, इसकी वजह से पहुंचा क्योंकि मैं डाउट नोटबुक पढ़ के जाता था। और साथ साथ जो मेरे चैप्टर्स वीक थे फिजिक्स में, जैसे मान लो मेरा सेमीकंडक्टर चैप्टर वीक था फिजिक्स में, तो मैंने क्या किया, मेरे मॉक टेस्ट में सेमीकंडक्टर के 2 क्वेश्चन है मैंने छोड़ दिए, मेरे को नहीं आते थे। ठीक है, क्योंकि मुझे नेगेटिव मार्किंग से बचना था, मुझे पता है मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता था, मॉक टेस्ट के बाद जो एनालिसिस करता था उसमें सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन ही लिखता था, उसमें क्या करता था सेमीकंडक्टर में पढ़ लेता था अलग से। मैंने कहा ये चैप्टर वीक है, इसका
जो इसका वेटेज है ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक लिस्ट तैयार करी थी, मेरे पापा ने इसमें बहुत मदद करी थी कि उन्होंने बहुत रिसर्च करके देख लिया था कौन-कौन से चैप्टर से, इंपॉर्टेंट चैप्टर से सबसे ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन आते हैं। तो फिर मैं उस स्ट्रैटेजी पे चल रहा था कि भाई सेमीकंडक्टर्स ओके सेकंड नंबर पे है इसमें वेटेज में, तो एक काम करता हूँ सेमीकंडक्टर्स को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन तो आने ही आने 2 से 3, तो मुझे अच्छे से करना है वो। तो साथ-साथ में वो चैप्टर्स रिवाइज़ करता जाता था। मेरा मॉक टेस्ट में टोटल स्कोर 250 से 280, फिर 300, फिर 350, 400, 450, 500 और 540 और 550 तक भी पहुँचा था लास्ट के डेज़ में। तो मेरे को इतना मोटिवेशन था उस समय, क्योंकि मेरे पापा ने कह रखा था तू अपना बेस्ट दे। सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपकी फैमिली आप पे प्रेशराइज़ करती है ना, रिलेटिव्स का प्रेशर फैमिली पे होता है, फैमिली का प्रेशर आप पे होता है, और आपका प्रेशर पढ़ाई पे होता है, भाई क्या करूँ मैं, इसलिए डिमोटिवेशन हो जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा था, मेरी मेरी फैमिली बिल्कुल आपकी तरह सेम था, बट पापा ने और मम्मी ने लास्ट में इतना सपोर्ट किया कि हाँ तू अपना बेस्ट दे, अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा आगे का जो होगा हम देख लेंगे, जो भी हो सकता है, जितना भी आपका स्कोर आता है, जो रियलिस्टिक अप्रोच है वही। कोई हवा वाली बात नहीं थी कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट में हो जाएगा चिंता मत कर, ऐसा नहीं। तो मैंने वही अपने लास्ट मंथ में यही अपनी चीज़ें को टेक्निक्स अपनाई। दूसरी बात, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि लास्ट के 15-20 दिन में मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए, बट मैंने कोशिश करी, मैं लास्ट के नीट मेरा 12 सितंबर को था, मैंने 8 तारीख को भी मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया था। मुझे देखना था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि क्या कर रहे थे, अपने 15-20 दिन पहले उन्होंने मॉक टेस्ट छोड़ दिए थे। 20 दिन पहले उनसे मॉक टेस्ट पूछा था कितना स्कोर आ रहा है, कह रहे 650 आ रहा है, 640 आ रहा है, एंड नीट में उनका स्कोर 300 था। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट के 20 डेज़ में नहीं देखा कि उनका वो कितने पानी में, क्या उन्होंने गलतियाँ कर दी। मैंने 8th को जो मॉक टेस्ट दिया उसमें मेरा स्कोर कम था, मुझे पता था मेरा कम है, बट मुझे तो अच्छा लगा, चलो ठीक है कम आ गया। मुझे अब इससे ये भी मैं डाउट नोटबुक में लिख लेता हूँ, 4 दिन बचे हैं ना, वो डाउट नोटबुक को अच्छे से पी जाऊँगा कि भाई क्या मेरी गलती हुई, और वही मेरा फ़ायदा किया मेरा स्कोर बूस्ट करने का। दूसरी बात, जैसे जिस कोचिंग में पहले मैंने जॉइन किया था 11-12 से, मुझे पता लग गया कि जो इनके मॉक टेस्ट आ रहे हैं ये इनके मॉड्यूल से आ रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। काफ़ी लोग तो ऐसे थे जो जेईई के मॉक टेस्ट भी लगा रहे थे। मुझे पता था मुझे वो मॉक टेस्ट लगाने हैं जो मेरे लेवल के हो, मेरे लेवल मतलब जो नीट के लेवल पे हो। अब नीट का लेवल मैंने कैसे डिसाइड किया, मैंने देखा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, मैंने 2020 का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो पेपर पूरा नीट का 2019 का किया, 18 का किया। मुझे यहाँ से समझ में आ गया था लेवल क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे लेवल जब भी पता लग सकता है जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूंगा। और फिर मैंने अपने जो प्रेजेंट में जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उनके लेवल्स देखे। जब मुझे फाइनल पता लग गया कि हाँ ये चीज़ नहीं, ये जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जो ये वाला मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये मेरे लेवल का है और ये नीट के लेवल का है। तो मैंने वो देने स्टार्ट करे, और जो कोचिंग वाले जो मैंने बताया ना 2-3 महीने पहले मैंने ड्रॉप कर दिया था सब कुछ, चाहे अटेंडेंस कम हो या कुछ जो भी मैसेज, क्योंकि मेरे पापा मम्मी के पास जाएगा मैसेज, है ना, और उनको सब पता है, वो सपोर्ट कर रहे हैं इस बात पे। मेरे पापा मम्मी का बस यही था कि तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए, तुम्हें जो करना है तुम करो। हमारा काम था तुम्हें कोचिंग ज्वाइन कराना, तुमने करा, अब तुम्हें लग रहा है कि उससे ड्रॉप करना चाहिए, ड्रॉप कर लो, बट अपना बेस्ट दे के आओ। ये नहीं होना चाहिए बाद में कि तुम्हें ये लगे कि मैं ये कर लेता। ठीक है, तो मैंने यही कोशिश करी, मैं वो मॉक टेस्ट चुनूँ जो मेरे लेवल के हैं, और मुझे जब अपना इंप्रूवमेंट दिखा उन मॉक टेस्ट में, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये मेरे लेवल की मॉक टेस्ट है, और चाहे नीट के 4 दिन पहले क्यों ना हो, या 5 दिन पहले क्यों, या 2 दिन पहले क्यों ना हो, मुझे मॉक टेस्ट देना है, और चाहे मेरा उसमें कितना भी स्कोर आए, और यही मेरे स्कोर को बूस्ट करने में मेरे को बहुत हेल्प किया। तो लास्ट के डेज़ में देखो सभी लोग आपस में, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पढ़ लेता था, मॉक टेस्ट वगैरह दे लेता था ना, तो मैं लास्ट में रात में लगभग 10 से 11 बजे वॉक पे जाता था नीचे, है ना, अपनी सोसाइटी में, और मैं सबसे बात करता था अपने फ्रेंड से उस समय, क्योंकि मुझे पता है वो भी मॉक टेस्ट दे के हटे हैं, वो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट दे के हटे, बट मैं कहीं और मॉक टेस्ट दे के हटा हूँ। तो हम सब बात करते थे, तो मुझे यही वहाँ से पता लगता था कि उनका लेवल मेरे जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उससे थोड़ा ऊपर है। हाँ, भले ही वो मुझसे वो कह रहे हैं कि भाई तू क्लास नहीं आ रहा, टीचर्स पूछ रहे हैं कि इसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, ये मॉक टेस्ट क्यों नहीं दे रहा, इसका शायद ना हो पाए, अगर तुम ऐसे कोचिंग छोड़ोगे तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा कभी भी, है ना। तो मेरे को वहाँ से थोड़ा डिमोटिवेट लगता था कि हाँ, मुझे भी क्या इनके मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो मैंने कोशिश करी थी, मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी इनका मॉक टेस्ट उठाऊँ कि मैं देखता हूँ क्या है इनके मॉक टेस्ट में। जब मैं देखता था कि भाई ये तो लेवल हाई है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने जो हर्ड मेंटेलिटी होती है कि भाई जो सब कर रहे हैं मैं भी वो करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सीट्स बहुत कम है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो मेरे को थोड़ा तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी सब अगर वही कर रहे हैं तो वो मुझे पता है उनका स्कोर कितना आ रहा है। उनका कहना ये होता था कि भाई हमारे 300 मार्क्स आ रहे हैं, पर तू लेवल भी तो देख कि किस लेवल का पेपर दे रहे हैं हम। तो मैंने कहा लेवल से भाई कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि भाई लेवल मैं तो वो दूंगा ना जो इस समय नीट का लेवल है, चाहे मेरा उसमें 400 स्कोर आ रहा है मैं उसमें भी खुश हूँ, क्योंकि मैं मोटिवेटेड हूँ कि मेरे को क्या करना है। मुझे डीमोटिवेशन से बिल्कुल दूर रहना था। तो मैंने लास्ट में ना 10-15 दिन में थोड़ा कट ऑफ भी कर लिया था दोस्तों से कि भाई ठीक है तुम कोचिंग में बिजी रहो, मैं अगर आ लूँगा तो नीट के बाद ही बात करेंगे सब। और नीट के जब बात हुई तो सब यही था कि मॉक टेस्ट में कुछ और स्कोर आ रहा है और फाइनल कुछ और स्कोर आया।
तो मुझे ये खुशी हुई थी कि जो मेरे लास्ट के 10 डेज़ में जो मॉक टेस्ट का स्कोर कांस्टेंट था ना, लगभग 450 से लेकर 550 के बीच में, मेरा नीट में भी स्कोर उतना ही आया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई मैं कम से कम कांस्टेंट तो रहा, मैं उन जैसा नहीं था कि 600 नंबर लाने वाला 300 पे एकदम से आके गिर गया। तो मेरे को यहीं से लगता था कि मुझे डिमोटिवेट नहीं होना, मुझे मोटिवेटेड रहना चाहिए। मैं कोई भी मॉक टेस्ट दूँ, मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है और मैं कांस्टेंट हूँ अपनी प्रिपरेशन में, तो मुझे बहुत इससे अच्छा लगता है। क्योंकि डिमोटिवेशन जब भी आता है जब आप अपनी पिछले परफॉर्मेंस से कम करते हो, अपने उतना परफॉर्म नहीं कर पाते, आप उतना स्कोर नहीं कर पाते, जब भी आपको डिमोटिवेशन आता है कि अरे पिछली बार तो इतना स्कोर आया, तब 20 नंबर और कम हो गया, कभी आगे जाके और कम ना हो जाए, तो ये लगता था। दूसरी बात मेरे को सबसे जो प्रॉब्लम लगी वो ये लगी, रिवीजन वीडियोस में बहुत दिक्कत लगती थी मेरे को, कि मैंने लास्ट में 8-8 9-9 घंटे की वीडियो देखी थी, बट मुझे ये लगा था कि भाई मैं नीट के पेपर के एक दिन पहले मुझे रिवाइज़ करना है, अगर तो मैं कैसे रिवाइज़ करूँगा उस चीज़ को। मैं 8 घंटे की वीडियो 1.5x पे भी देखूँगा तो कम से कम 3-4 घंटे तो लगेंगे एक चैप्टर पे, और मेरे पास उतना समय है ही नहीं। तो मुझे ये जो लगा कि मेरे रिवीजन में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, इसलिए जब मैं नीट की प्रिपरेशन के बाद जो मैंने रिवीजन वीडियोज़ बनानी भी स्टार्ट करी इंग्लिश वर्ड पे, तो मुझे इसलिए अच्छा लगा, लाखों लोगों को उससे मदद हुई। क्योंकि मेरे को जब देखा ना कि मुझे कहाँ जो मैंने 2 साल लगाए ना अपने समझने में कि सिस्टम चल क्या रहा है, कोचिंग, स्कूल और ये आपकी सेल्फ स्टडी, ये सब मिलके चल क्या रहा है प्रोसेस और क्या करना है, जब मैंने समझा और जब मैंने उसको अप्लाई किया तो मुझे बूस्ट हुआ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी अगर ये सब आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको बूस्ट होगा, क्योंकि लाखों लोगों को इससे मदद हुई है और मेरे को भी लगता है कि यही मेरा बेस्ट स्ट्रैटेजी रहा मेरे लिए, जो मुझे बूस्ट किया स्कोर के लिए, और मैं कॉन्स्टेंट रहा, डिमोटिवेटेड नहीं रहा, मोटिवेटेड रहा पूरी प्रिपरेशन में। जब मैं रिजल्ट से पहले अगर मैं बात करूँ, जब मैं नीट का एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ मैं आई थिंक मैं 3 घंटे पहले बैठ गया था वहाँ जाके, है ना, 3 घंटे पहले, क्योंकि मुझे था मैं छूट ना जाए पेपर। तो उस समय एंग्जाइटी होती है ना कि 2 साल से प्रिपरेशन करो, ये पेपर छूट गया क्या करेंगे फिर। तो क्या मैं 3 घंटे पहले बैठ गया था, 3 घंटा मैं बैठा रहा कि अब 1 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, जब टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। और जब वो 3 आवर्स का पेपर मैं दे के बाहर निकला, जो मैंने भीड़ देखी पेरेंट्स की, और सबके मुँह में और सबका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि भाई कैसा गया पेपर। मेरे पापा ने मुझसे पूछा अलग से, मतलब भीड़ एकदम से होती ना, ढूंढते हैं कि भाई कौन है, कहाँ है मेरे पेरेंट्स, है ना, इतने सारे पेरेंट्स, इतने सारे नए फेस, इतने सारे बच्चे, कि भाई क्या करना है मेरे को। तो भाई वहाँ पे मेरे पापा मुझे मिले, उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई कैसा गया। मैंने कहा ठीक गया, मुझे फिजिक्स थोड़ी टफ लगी क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन लास्ट में थोड़ी दिक्कत हो रहे थे। मैं गाड़ी में बैठा, मैं वापस आया, सब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे मैंने उनसे पूछा कैसा गया, कह रहे भाई हमसे पेपर की बात मत कर प्लीज़, और प्लीज़ कोई सॉल्यूशन वगैरह की बात मत कर, अब जब रिजल्ट आएगा जब ही देखूंगा। पर मेरे पापा मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो भाई पापा ने मुझसे यही कहा था कि भाई तुझे अभी अपने सॉल्यूशन जैसे आए तो अपने निकाल के देख कितना स्कोर आ रहा है और मेरे को बताओ। तो मैंने अपना स्कोर तुरंत ही निकाला था। मैं लगभग 6 बजे आया था और 8 बजे मैंने बैठ गया था लेकर कि मेरे को इसके अपने मार्क्स निकालने ही लगभग, है ना। और जो मैंने स्कोर निकाला मैंने अपने पापा को बता दिया, मेरा इतना स्कोर लगभग आ रहा है। तो पापा इस चीज़ के लिए खुश थे कि हाँ, जो मैंने तुझे टारगेट दिया था यू हैव अचीव दैट, कि तुमने रियलिस्टिक अप्रोच लगाया और तुमने एक अच्छा स्कोर जितना भी तुमने किया अपना तुमने बेस्ट दे के किया, और जो मैंने तुमसे कहा था तुमने बिल्कुल वैसे करने की कोशिश करी। और फिर कहानी रिसर्च स्टार्ट हुई कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, कौन सा कॉलेज मुझे को लेना है, ये सारी बातें आपकी हुई, ठीक है। और जब मैंने कॉलेज डिसाइड पापा कर रहे थे, यही देख रहे थे कि ऐसा कॉलेज हो जो कि आपका अच्छा कॉलेज हो, जिसमें आपकी क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन हो। क्योंकि क्या होता है, मैं भी सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैंने ये देखा है कि सबका, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, सबका जो पेपर होता है प्रॉफ्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का, वो सबका सेम आता है। मतलब लेवल आपका अगर अच्छा होना चाहिए, आपका बहुत अच्छा लेवल होना चाहिए, जब भी आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। 50% आपके क्वालिफाइंग आपका यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इन मेडिकल, ठीक है। तो वहाँ जाके मुझे समझ में आया, पापा ने मुझे बताया कि देखो अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा, अब असली लड़ाई स्टार्ट हुई है। तो अब ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट हो, जहाँ पे अच्छा रैंक उस कॉलेज का हो और तुम अच्छे से पढ़ाई करके अंदर के प्रॉफ्स निकाल सको। तो रिसर्च जब स्टार्ट हुई तब पापा ने 3-4 कॉलेज देखे, हमने विजिट किए। स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ में कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, स्कोर जैसा भी आया। और मेरे बाकी फ्रेंड्स मज़े कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ क्या हुआ, भाई हमसे पेपर की बात मत कर, कोई और बात कर ले, जब पेपर आएगा जब देखेंगे कॉलेज तो ये वो। पर मेरे पापा और हम सब ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी रिसर्च कर ली थी। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आते हुए मुझे पता था मैंने स्कोर तो ऑलरेडी निकाल लिया था, 8 नंबर मेरे कम रह गए टोटल, पता नहीं कहाँ कट गए मेरे को नहीं पता। बट हाँ, हमने ये मान के चला था कि 5-10 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमारा स्कोर ऑलरेडी रेडी था, हमें उस समय ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें पता था कि काउंसलिंग में कौन से कॉलेजेस फिलअप करने हैं। उस समय बाकी लोग मैं फ़ोन करके, मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि भाई बता दे कोई कॉलेज अच्छा सा, इस स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। मैंने कहा भाई मैंने पहले ही बोला था कि देख लेना, अब तुम टेंशन लोगे, कि उस समय हड़बड़ी होती है बहुत ज़्यादा। रिजल्ट आता है, काउंसलिंग थोड़े दिन में स्टार्ट होने वाली है, फिर समझ में आता है कि भाई अब क्या करना है, फिर उस चीज़ को समझने में टाइम लगता है। तो मेरे पापा का इसमें बहुत अच्छा रोल रहा कि उन्होंने सब चीज़ रिसर्च करके ऑलरेडी रख रखी थी मेरे लिए, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। तो जब रिजल्ट आया तो फीलिंग अच्छी थी कि हाँ मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही स्कोर आया, अब हम कॉलेज देखना स्टार्ट करते हैं। और फिर कॉलेजेस हमने फिर काउंसलिंग में फिलअप किए और हमें अच्छा कॉलेज मिला।
तो जैसे रिजल्ट आया तो मैंने उन्हीं उन्हीं दोस्तों को फ़ोन किया, जब मैं वॉक करता था उनसे बात करता था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। मैंने कहा भाई कैसा रिजल्ट रहा तुम्हारा? तो उनका भाई यही था, भाई ड्रॉप लेना है, हमें हमें तो पहले ही पता था कि नहीं आएगा। तो मैंने कहा कितना स्कोर आया? तो उन्होंने कहा 200 आया, 300 आया। मैंने कहा भाई मॉक टेस्ट में तो 600 आ रहे थे, क्या हो गया? है ना? तो वही कह रहे थे कि नहीं भाई, अब भाई हो गया जो हो गया, हमें ड्रॉप लेना है, मुझे पता है कि हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा क्या सीन है ये वो, है ना? तो बस मैं समझ चुका था भाई, लास्ट में 1 मंथ में सिर्फ खुद पे ध्यान दो। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ फ्रेंड्स आपको हेल्प करते हैं, बट अगर आपको लग रहा है वो डिमोटिवेट कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, वो अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं ना, अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको कैसे करना है। सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है माइंड की, है ना? तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप क्या करो ऐसा, क्योंकि आपको खुद देखना है, आपका सिलेक्शन होगा, उनका नहीं होगा, ठीक है? या उनका होगा, आपका नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपना स्ट्रैटेजी देखनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा स्कोर बूस्ट हुआ, ठीक है? जैसे मेरा स्कोर 250 आता था एंड फाइनल जो मेरे मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे 550 लेके आया, तो मेरे उसी के बीच में आया, मेरा 462 आया, जो मैं 250 से लेकर 462 इंप्रूव किया। ये मैंने सिर्फ लास्ट के 1 महीने में सिर्फ समझा मैंने कि मुझे क्या करना है, मैं जब इंप्रूव कर पाया हूँ। और अगर आपके इतना ही स्कोर आ रहा है तो आप डायरेक्टली 650 700 आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाओ, जो मैंने अब जाके सीखी है। मैंने लास्ट 1 मंथ में यही तो सीखा है कि मैंने 250 से लेकर 462 कितना इंप्रूव कर लिया। मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई, रिसर्च वगैरह की, पेरेंट्स का सपोर्ट है, सब कुछ रहा। तो अगर आप भी अपने लास्ट 1 मंथ प्रिपरेशन में यही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, तो आप भी, अगर आपका जितना भी स्कोर आ रहा है, मैं नहीं कहता, मैं तो कह रहा हूँ 250, 100 कह रहा हूँ, 200 कह रहा हूँ, या 500 भी आ रहा है, आप अगर ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट होएगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि भाई मैंने कैसे अपना स्कोर बूस्ट किया। सबकी स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप मेरी इस स्ट्रैटेजी, मेरी जर्नी से कुछ पॉइंट्स निकालो और अपनी स्ट्रैटेजी में यूज़ करो, है ना? क्योंकि बैठना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, एनालिसिस करना पड़ेगा। और मेरी जर्नी से अगर आपको कोई पॉइंट लगे कि आप अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी जर्नी में आप इंक्लूड करना चाहो, और आपको और अगर आपको उससे स्कोर बूस्ट हुआ, तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि आपको कौन सा पॉइंट मेरी जर्नी में अच्छा लगा एंड आपको उससे फ़ायदा हुआ। सो मेरी स्ट्रैटेजी में से आप कौन सा पॉइंट अपनी नीट प्रिपरेशन में यूज़ करने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2023 एग्जाम्स गाइस। मुझे पता है आप लोग फोड़ दोगे, फोड़ दो।